Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 8th of July, so let's get started. First news is with respect to Modi bets for two-state solution to iron out Israel-Palestine issue. तो हिस्टोरिकली सिंस इंडिपेंडेंस हमारा यही तो स्टैंड रहा था। ओके, टू स्टेट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं ना कि पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट तो बनाना ही होगा। अब इसमें क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि जो वहाँ पे हमास था उसने अपने आप को बिल्कुल हटा लिया है यहाँ से, कि उनके जो लीडर थे उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है, और यहाँ पर एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी जो यहाँ पर पूरे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करेगी इन दी गाज़ा। ओके, फिर पैलेस्टीन का दूसरा साइड है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक पर भी कोई इशू नहीं है, बस इशू एक है कि वहाँ पर इजराइल अपने सेटलमेंट्स बढ़ाता जाता है। जो भी डीमिलिटराइज जोन था उसमें इजराइल अपने सेटलमेंट्स बनाता रहता है, और वहाँ पे रूल कर रही है आपकी पीएलओ अंडर दी फतेह फैक्शन। ओके, तो यहाँ पर पैलेस्टीन टू स्टेट बन पाएगा नहीं बन पाएगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इंडिया का स्टैंड हमेशा से यही रहा है दैट हम लोग चाहते हैं कि पीसफुली वहाँ पर टू स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए, वॉर से या लड़ाई से कुछ नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर वही रीट्रेड किया है मोदी सरकार ने वापस से, जबकि इसके लिए हम काफ़ी सफ़र कर चुके हैं ऑलरेडी। कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्रो इज़राइल हो गए थे कि गाज़ा में काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था, और यूएनएचआर की रिपोर्ट ने भी कहा कि यहाँ पर इज़राइल ने पूरा का पूरा जेनोसाइड किया है, बच्चों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया है। ओके, तो जितने चिल्ड्रंस का यहाँ पर डेथ हुआ है उसके लिए कंडेम भी किया गया इजराइल को। साउथ अफ्रीका ने तो इसके खिलाफ जेनोसाइड का केस भी लेके आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, बट इंडिया ने तो कभी इतना सा भी कंडेम नहीं किया कि एटलीस्ट जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उनके अगेंस्ट ही कुछ बोला हो। ठीक है, तो हमने कभी कुछ बोला ही नहीं इस मैटर पर। इंडोनेशिया की विजिट पर हैं तो वहाँ पर एक एमओयू साइन हुआ है। हम लोग 2 बैटरीज डिलीवर करेंगे ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, क्योंकि इस पे एक पीवाईक्यू पहले आ भी चुका है, तो मैं इसके नोट्स आपको वापस से टेलीग्राम पे दे दूंगा, पर मैं आपको पहले समझा चुका हूँ क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक में डिफरेंस। सो ब्रह्मोस इज़ अ क्रूज मिसाइल, ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स स्टेटमेंट के लिए। और इन्हीं 2 चीज़ों को आप कोड करोगे इन आर डिफेंस एक्सपोर्ट, जो कि हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा हम लोग इनको देने वाले हैं अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ओके, ये 2 चीज़ें हम लोग इंडोनेशिया को देंगे, तो ये दोनों चीज़ें अपडेट कर लीजिएगा अपने में। और इंडोनेशिया के रिस्पेक्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे अपने पिछले कुछ डिस्कशन में बातें की थी। ओके, और एक और चीज़ आप प्लीज़, जो पिछले 2 दिन के स्पेशली डिस्कशन है ना 6 और 7 जुलाई के, वो प्लीज़ लेक्चर ध्यान से देख लेना, वो मिस मत करना, वरना काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे। उसके पहले के लेक्चर आपने मिस भी किया हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट पिछले 2 दिन के मत करना। चलो, हम लोग यहाँ पर कोऑपरेटिव्स वाले टॉपिक पे आएंगे, उसको थोड़ा डिटेल में देखना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इंडिया की इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं आफ्टर वेस्ट एशियन क्राइसिस। तो अभी तक मैंने आपसे जो बातें की उसमें वो सब आपको अभी तक तो आई थिंक याद हो गया होगा कि हम ये पीस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। हमें अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बूस्टअप करना होगा, ज़रूरत पड़े तो ओवरसीज़ रिजर्व्स को भी हम लोग लीज पर ले सकते हैं फॉर स्टोरेज पर्पज़। ओके, दूसरा ये, तीसरा हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे ताकि कल को डिस्टर्बेंस भी आ जाए तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि सामने वाली कंट्री पे एक ऑब्लिगेशन रहेगा कि आपको हमें ऑयल गैस जो भी हम लेंगे वो डिलीवर करने होंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे उसी के लिए हमें क्या करना है कि हमारी अभी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी लगभग 90% तक पहुंचने वाली है। ओके, तो उसको रिड्यूस करने के हमारे पास 2 ही तरीके हैं। पहला कि हम अपना खुद का डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बढ़ाएं। अभी गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि अंडमान सी में हमें ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स मिले, तो हमें अपना डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बढ़ाना पड़ेगा। बट याद रखिएगा कि मनमोहन सिंह के टाइम पे हम करीब 35 तक का होता था हमारा एक्सप्लोरेशन, लेकिन ये और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। ओके, सो हमें बूस्टअप करना था, लेकिन इनफैक्ट गलती ये हुई कि हमारे इंपोर्ट और बढ़ गए क्योंकि डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और नीचे चला गया। तो हमें डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बढ़ाना होगा, और इसके अलावा हमें एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करना होगा। ओके, तभी जाके हम खुद को तैयार कर सकते हैं आगे के लिए। अब जब इनके डाइवर्सिफिकेशन की बात आ रही है तो यहाँ पे सबसे बड़ा फोकस आता है न्यूक्लियर पर,
क्योंकि इस एनर्जी को अभी तक हमने फुली टैप नहीं किया है। वो जैतापुर प्लांट अटका हुआ है फ्रांस के साथ, लैंड लीज वगैरह, फिर सिविलियन लाइबिलिटीज़ वगैरह में। ओके, इसके अलावा जो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं उस पर वर्क देने की ज़रूरत है। उसके बाद वो सोलार, विंड वगैरह वो सब अपनी जगह है। क्लियर? तो ये बेसिक बातें हैं जो अभी तक हमने की हैं कि हमें इन फील्ड में वर्क करना होगा, तैयारी करनी होगी इसकी। उसके बाद पेट्रोल डीजल की चीज़ें कम खर्च हो उसके लिए हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। बट इसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, वो सब अपने आप में अलग अलग एक टॉपिक है। बट ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पीस डील हो रही है ये काफ़ी फ्रेजाइल है एंड हमें थोड़ा सा इसके लिए तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर जब से ये ट्रूस हुआ है यूएसए ईरान में, तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो गिरते जा रहे हैं। 86 तो इन्होंने दिया हुआ है, बट ये 77 तक भी पहुँच गए। और एनी हाउ ये तो श्योर है कि ये इसी रेंज में रहेगा अब, अगर वॉर दोबारा रिज्यूम नहीं होती है तो एटलीस्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिलो दिस लेवल। ओके, तो ये तो एक हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है। बट चैलेंज क्या बन के आ रहा है, एक तो इस बार का जो एल नीनो है और जो फर्टिलाइज़र शॉर्टेज हुई है। फर्टिलाइज़र शॉर्टेज सिर्फ वेस्ट एशियन क्राइसिस की वजह से नहीं हुई, वो हुई है क्योंकि वहाँ से आने वाली गैस भी कम हो गई। तो उस वजह से हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज़ करते थे फॉर आर फर्टिलाइज़र, स्पेशली यूरिया, तो उसका भी प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो गया। फिर यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम से ही हमारा जो P&K ये वाले जो फर्टिलाइज़र थे वो हम यहाँ से इंपोर्ट करते थे, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। फिर एक टाइम आया जब फर्टिलाइज़र के प्राइसेस बढ़ के $850 तक पहुंच गया, लेकिन लकीली अभी जब हमने नया ऑक्शन किया तो ये हमें $450 टाइप के प्राइस पर ही मिल गया। तो ये वो टाइम है जब हमें एक क्यूजन मिला है कि प्राइसेस वापस से कम हुए हैं, क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट पर, उसने ये रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट कर दी, तो ये प्राइस वापस से गिर गए और अभी सस्ता चल रहा है। तो अगेन यहाँ भी हमें ऑयल की तरह ही कुछ फर्टिलाइज़र के रिजर्व्स तैयार करने होंगे, ताकि अगर दोबारा दिक्कत आए तो हमारी फूड सिक्योरिटी पर थ्रेट ना पड़े। ओके, तो एल नीनो और फर्टिलाइज़र शॉर्टेज एक रिस्क पोज कर रहा है, लेकिन अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस एटलीस्ट कंट्रोल में है। तो ये भी यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि हमें बिल्डअप करने होंगे फर्टिलाइज़र रिजर्व, और उसके साथ साथ कुछ इश्यूज एड्रेस करने होंगे, जैसे कि फर्टिलाइज़र में जो रिफॉर्म की बात की थी मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में। ओके, हमें रिकंसिडर करने होंगे अपनी क्रॉप स्पेसिफिक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग राइस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो राइस एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग जिस मेथड से राइस ग्रो कर रहे हैं तो हम लोग उसमें वाटर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और हम लोग फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी कुछ इस तरीके की बनानी होगी कि हम लोग लेस वाटर और लेस फर्टिलाइज़र, और जो क्रॉप्स ज़्यादा क्लाइमेट के वल्नरेबल ना हो जैसे पल्सेस, मिलेट्स, ओके, तो उनके लिए ज़्यादा वेटेज हो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ में। क्लियर? फिर वो फर्टिलाइज़र में रिफॉर्म्स करने की बात आती है तो वो अगेन एक पॉलिटिकल एंड सोशल कॉस्ट आ जाती है उसमें, तो गवर्नमेंट वो कंसिडर करती नहीं है। WPI और CPI ये दोनों टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी न्यूज़ डिस्कशन के साथ डिटेल में तैयार करवा चुका हूँ कि अगर उस पर कोई भी MCQ आया तो आप हैंडल कर लोगे। क्लियर? देन RBI हैज़ गिवन अ डिविडेंड ऑफ 2.6 लाख करोड़ टू द गवर्नमेंट। ओके, नाउ ये चीज़ मैंने आपसे बात कर ली थी अबाउट बिमल जालन कमेटी। उसके बाद उसने जो 2 रिजर्व्स होते थे उसमें से कितना रखना है, 5.5 से 6.5% तक आपको रखना है, बाकी का गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस बार RBI ने रिकॉर्ड रिजर्व ट्रांसफ़र करें 2.69 लाख करोड़। ओके, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। देन इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल हैज़ इंक्रीज टू मोर देन 90%, राइट? जबकि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का वो कम होता चला गया है। हम प्रोड्यूस करते थे करीब 35.9 मिलियन मेट्रिक टन्स इन 2011-12, ये बढ़ाने की बात की थी हमने। ठीक है, मोदी सरकार भी जो पॉलिसी लाई थी कि हम इस डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, लेकिन वो एक्चुअली डिक्रीज़ होता चला गया। ओके, और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो 75% के आसपास होती थी वो बढ़ के 90% पे पहुंच गई है। थर्ड, डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स एट्सेट्रा, ये भी बढ़ती चली गई है, इनका डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। इंडिया हैज़ डेवलप्ड एन इम्प्रेसिव कैपेसिटी ऑफ रिफाइनिंग क्रूड टू प्रोड्यूस वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब देखिए, मैंने परसों आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें यूके के पुराने प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने क्या कहा था कि आप हर चीज़ पे, पूरी वैल्यू चेन पे फोकस मत कीजिए, कुछ निश एरिया पे वर्क कीजिए, कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी कीजिए जो आपसे बेटर कोई ना कर पाता हो। एंड आई टोल्ड यू कि ऐसा नहीं है कि इंडिया कहीं भी नहीं है, क्रूड रिफाइनिंग में वी आर दी मास्टर, वी आर दी चैम्पियंस इन दिस। इसलिए रिलायंस अपना एक और रिफाइनरी सेट कर रहा है USA में। ओके, देन
एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज आउटपुट, अब ये पहले कंसेप्ट समझिए होता क्या है एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज आउटपुट। यानी कि अगर हम एक यूनिट बना रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो ये एक यूनिट बनाने में हम लोग कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो ये अगर डिक्रीज होता है ना तो ये अच्छा माना जाता है, दैट इज़ हम कम एनर्जी कम एमिशंस के थ्रू ही जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। तो ये हमेशा कम होनी चाहिए, ये आपकी एफिशिएंसी दिखाता है कि हम कम एनर्जी में प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं, दैट मीन्स हमारी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। ओके, सो ये एनर्जी इंटेंसिटी हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पर एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज आउटपुट एंड इंटेंसिटी ऑफ यूज़ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन जीडीपी हैज़ फॉलन ओवर टाइम, तो ये भी एक अच्छी बात है। देन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डोमेस्टिक क्रूड रिसोर्सेज, जैसे असम में हमें कुछ मिलता है, कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन में हमें मिलता है, वाइल एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू ग्रीनर एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज सच एज न्यूक्लियर, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन। उसके बाद हमने 1000 बायोगैस प्लांट्स लगाने वाले हैं जापान की मदद से। ओके, न्यूक्लियर हमारा जैतापुर प्लांट अटका हुआ है अभी, फिर हम स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे वर्क शुरू कर चुके हैं अपना। इसके अलावा सोलार और विंड हाइड्रो वो सब तो आ ही जाता है। ओके, तो इस आर्टिकल को मैंने पहले इसलिए कराया क्योंकि इसमें जितने पॉइंट्स इन्होंने रेस करे ना ये सब हम पिछले कुछ टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, एंड आई वुड बी मोर हैप्पी टू नो अगर आप भी ये माने कि इस आर्टिकल में जितने पॉइंट्स थे ये सब आपको भी आते थे। ओके, अगर आते थे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत सही ट्रैक पर जा रही है। क्लियर? चलो, ग्रैंड एम्बिशन, इंडियाज कोऑपरेटिव सेक्टर सर्व एज वर्क सेंट्रिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो कोऑपरेटिव सेक्टर को हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करने वाली है, गवर्नमेंट का कहना है कि अब हम लोग फोकस करेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर को सर्विसेज में। ओके, सर्विस सेक्टर में कोऑपरेटिव्स बनाने की बातें की जा रही है यहाँ पर। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज कराऊंगा पुरानी जो हमें ज़रूरी है जानना। ओके, सो अपने नोट्स बनाइए साथ साथ। अब देखिए, कोऑपरेटिव्स की शुरुआत आज से नहीं हुई है, ये हो गई थी एज बैक एज 1904 इटसेल्फ, जब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट आया था गवर्नमेंट की तरफ से, और इसने कहा था कि रूरल एरियाज़ में क्रेडिट की बहुत दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम लोग एक एक्ट लेकर आते हैं जो क्रेडिट इंश्योर करेगा वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये सबसे पहले एक्ट लेके आए। अगेन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। देन इसके बाद 1915 में एक कमेटी आई थी कॉल्ड एज मैक्लेगन कमेटी। ओके, तो मैक्लेगन कमेटी ने कहा था कि यहाँ पे ज़रूरी है कि आपने रूरल एरियाज़ में क्रेडिट के लिए कोऑपरेटिव्स वगैरह तो बना दिए, बट ज़रूरी है कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अबाउट कि कितना पैसा ये लोग आपस में इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ पर दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं, और दूसरा कि मेंबर्स कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि मैक्लेगन कमेटी 1915 में जो बनी थी ये बनी थी अबाउट रिलेटेड टू दिस कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, उसके बाद 1919 में क्या आया था, मॉन्टक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे, है ना। तो उसने क्या किया था, उसने प्रोविंसेस को पावर दे दी थी कि आप लोग गवर्न कर लीजिए कोऑपरेटिव्स को। अब मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, ज़रूरी इसलिए कि आप ये समझें कि क्यों आज कोऑपरेटिव सेक्टर का मेजर कंट्रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है। ओके, क्योंकि 1990 में चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ही ये पावर प्रोविंसेस को दे दी गई थी। ओके, अब इसके बाद दिक्कत आई कि यार कोऑपरेटिव्स एक स्टेट में है तो ठीक है, लेकिन अगर वो अदर अलग अलग प्रोविंसेस में है, तो सपोज़ कोई कोऑपरेटिव है वो महाराष्ट्र में भी वर्क कर रहा है, गुजरात में भी कर रहा है, तो फिर क्या करें। तो उसके लिए सरकार सन 2002 में एक एक्ट लेके आती है दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ओके, यहाँ से हमारी मेन बातें शुरू होंगी। सन 2002 में ये एक्ट आया, तो इसने यहाँ पे कुछ बातें की कि आखिर जो मेंबर्स होंगे उनका इलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए। ओके, क्योंकि हर कोऑपरेटिव का बोर्ड बनेगा, बोर्ड में मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे, तो इसके बारे में बात की गई कि आखिर ये किस बेसिस पे होगी, तो इस एक्ट ने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। फिर 2011 में जब हम लोग आए तो सरकार लेके आई 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसने क्या कहा, अंडर आर्टिकल 43B, ओके याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव बनाने का, दैट इज राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव। ओके, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया। क्लियर? फिर 10 साल बाद 2021 में सरकार ने क्या किया, एक अलग ही मिनिस्ट्री बना दी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स।
ओके, तो ये इतने डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुए हैं पहले। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक और चीज़, यहाँ पर ये डीपीएसपी तो अपनी जगह है, बट यहाँ पर सरकार ने सॉरी यहाँ पर सरकार ने अंडर आर्टिकल 19(1)(c ओके, इसके अंडर में कह दिया कि नाउ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट कि हर सिटीज़न के पास एक फंडामेंटल राइट होगा टू फॉर्म दी कोऑपरेटिव्स। ओके, और इसी के लिए क्या ऐड किया गया, एक पार्ट 9B। अब इस पार्ट 9B के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि उसके बाद ये मैटर कोर्ट में गया था और कोर्ट ने कहा था कि ये जो पार्ट 9B है आपका, ये वैलिड होगा लेकिन ये लागू होगा। और ये जजमेंट जो दिया गया ना, जजमेंट बहुत लेट आया, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि यहाँ पर ये लागू होगा सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स पर। ओके, याद रखिएगा पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया कि किस तरीके से कोऑपरेटिव सेटअप किए जाएंगे, उनका मैनेजमेंट किस तरीके का होगा। तो वहाँ पर फिर ये केस, ये मैटर गया था कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पार्ट 9B जो बातें कर रहा है वो बातें ठीक है, लेकिन ये बातें लागू होंगी सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स पर। ओके, दैट मीन्स स्टेट लेवल पर कुछ कोऑपरेटिव्स हैं हमारे, ठीक है। ये आता है आपका स्टेट लिस्ट में। मैं आपको एंट्री भी बता देता हूँ, अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। अंडर एंट्री 32 ये स्टेट लिस्ट में आता है और इसको मैनेज करता है आपका स्टेट रजिस्ट्रार। ये सब प्रीलिम्स में एमसीक्यू में दिक्कत देगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में। दूसरा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स ये आता है आपका यूनियन लिस्ट में अंडर एंट्री 44। एंट्री नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए कि दो तरह के आपके कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, स्टेट लेवल पर, मल्टी स्टेट लेवल पर, और वो अपने अपने डोमेन में जाता है, स्टेट लिस्ट में और दूसरा यूनियन लिस्ट में। और यहाँ पर जो मैनेज करेगा वो होगा आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार, ठीक है। अब एक और बात याद रखिएगा जो आपको एग्जाम में गलती कराएगी, कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर में वो ठीक है वहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली आपने रजिस्टर तो कर दिया अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट, ये स्टेट रजिस्ट्रार के पास या सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, लेकिन इनका जो ओवरऑल रेगुलेशन होगा कि इनको रेगुलेट किस तरीके से किया जाएगा, वो रेगुलेशन होता है बाय आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नाइनटीन 49। याद रखिएगा कि रजिस्टर करने की बात है तो ठीक है, हम स्टेट एक्ट या जो मल्टी स्टेट एक्ट है सेंटर के द्वारा उस पर रजिस्टर तो कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेशन की बात आएगी तो रेगुलेट करेगा आरबीआई। ओके, और जो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जो कोऑपरेटिव्स रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, उन पे सुपरवाइजरी ओवरसाइट रखता है नबार्ड। ओके, ये रूरल कोऑपरेटिव्स को मैनेज करता है आपका। और रूरल एरियाज़ में सबसे ग्राउंड लेवल पर कौन सी होती हैं आपकी, पैक्स सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके ऊपर आप आ जाते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके ऊपर आ जाती है आपकी स्टेट लेवल की। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी था अभी तक, जितने डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुए हैं। ओके, कुछ स्टेटस की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैंने आपको कुछ नोट्स दिए हैं कोऑपरेटिव पर जो आपको मेंस में काम आएंगे। ओके, देखिए हमारे पास हमने क्या किया था कि यहाँ पर एक नेशनल डेटाबेस बनाया। तो पहले मैं आपके साथ कुछ 4-5 इनिशिएटिव्स की बात कर लेता हूँ जो सरकार ने पिछले कुछ टाइम में लिए हैं। ओके, फर्स्ट इज 2021 में हमने क्या बना लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री बना के हमने क्या दिखाया कि यहाँ पर हम लोग कोऑपरेटिव लेड डेवलपमेंट मॉडल पर फोकस कर रहे हैं। ओके, इसने पूरी की पूरी जो गवर्नेंस होगी उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। दूसरा इनिशिएटिव हमने लिया जब हमने बात की कि हम लोग एक नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाएंगे। मैं अगेन जो आपको बार बार कहता हूँ कि इफ़ यू कांट मेजर एनीथिंग यू कांट फिक्स इट। ओके, कोई भी चीज़ को अगर फिक्स करना है तो उसको पहले मेजर करना होगा। तो यहाँ पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, इसने मैप किया कि हमारे यहाँ करीब 8.5 लाख से ज़्यादा कोऑपरेटिव वर्क कर रहे हैं और हमें फोकस करना चाहिए उनकी ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करने पर, ठीक है, उनकी प्लानिंग कि आखिर वो किस तरीके का वर्क कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, और इनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से इंटीग्रेशन। ओके, ट्रांसपेरेंसी इन देयर फॉर्मेशन एज वेल एज फाइनेंशियल
मैटर्स। ओके, तो उसके लिए हमने एक डेटाबेस तैयार करा। उसके अलावा हमने एक और स्कीम लॉन्च की जो विलेज लेवल पे काम कर रहे हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दैट इज पैक्स। इनका कंप्यूटराइजेशन करेंगे। ओके, और कितने पैक्स काम कर रहे हैं? मोर देन 63,000। राइट, तो गोल वही है इनका भी, जो हम कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं उसमें गोल वही है कि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करनी है फाइनेंशियल मैटर्स में, इनके एस्टैब्लिशमेंट में, प्लानिंग में, डीबीटी से इंटीग्रेट करना है। उसके बाद सरकार ने 2023 में जाकर वही जो 2002 वाला एक्ट था ना, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एक्ट, उसको अमेंड किया। ओके, उसको यहाँ पे उसने अमेंड किया और फोकस कहा कि इनके इलेक्शन में बहुत जो लोकल एमएलएस वगैरह होते हैं उन्हीं की चलती है, तो यहाँ पर एक तो इसकी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है। उसको लेकर कुछ नॉर्म्स बनाए गए। ये मैं आपको नोट डायरेक्ट दे दूंगा कि अमेंडमेंट में क्या चेंजेस करें हमने, पर वो उतना अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो पूरा ओवरऑल आएगा, कभी डायरेक्ट उन अमेंडमेंट पे नहीं आएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, इनमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि इनमें भ्रष्टाचार बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। आपके सारे बड़े मिनिस्टर जो है ना वो अपने अपने शहरों के कोऑपरेटिव के हेड होते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे अमित शाह हैं तो वो अहमदाबाद कोऑपरेटिव के हेड हैं, पीयूष गोयल है वो अपने यहाँ पर उसके हेड हैं, क्योंकि इनमें पैसे का मिसमैनेजमेंट बहुत होता है। ओके, तीसरा ग्रीवांस रिड्रेसल पे फोकस करने की बात हुई। ओके, तो 2023 में यहाँ पर ये अमेंडमेंट किया गया। उसके अलावा सरकार कुछ बोल बच्चन लेके आई, जैसे सहकार से समृद्धि। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब हम फोकस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पर। ग्रास रूट लेवल पर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करेंगे, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस करेंगे एंड ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई। ओके, तो ये 5 लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो इनिशिएटिव सरकार ने लिए थे। 2021 में मिनिस्ट्री बना दी। उसके बाद आपने कहा हम एक डेटाबेस बनाएंगे पूरा इन सबको मेजर करने के लिए। फिर जो प्राइमरी एग्रीकल्चर रूरल लेवल पे जो वर्क कर रही हैं उनका कंप्यूटराइजेशन करेंगे। फिर आपने इस एक्ट को अमेंड किया ताकि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, अकाउंटेबिलिटी और ग्रीवांस रिड्रेसल को इम्प्रूव किया जा सके। ओके, और उसके बाद आप ये सहकार से समृद्धि विजन लेकर आए जिसमें आपने कहा कि हम एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह करेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो ये सारी बातें हुई हैं और सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव्स आपको मिलते हैं महाराष्ट्र में। ओके, सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव, और करीब करीब यहाँ पर काफ़ी सारे 10 करोड़ विमेन तक हैं, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट माना जाता है फॉर द विमेन इंक्लूजन। ऑलराइट, तो ये सारी बेसिक बातें हो गई इसके बारे में। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आप अपने मेंस के लिए लिख सकते हैं, आपको जो याद रह जाए वो लिख लेना। ठीक है, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंस तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करता है, एग्रीकल्चर लैंडिंग को इम्प्रूव करता है, इनपुट सिक्योरिटी, यानी कि आपको जो किसानों को इनपुट की ज़रूरत होती है तो वो ज़्यादा भरोसा करते हैं कोऑपरेटिव्स वगैरह पे। जैसे इफ़को हो गया, ये करीब 1/3 ऑफ द इंडियाज़ फर्टिलाइजर सप्लाई करता है। वैल्यू एडिशन, तो ये ओवर 30% ऑफ इंडिया शुगर एंड मार्केट ए मेजर शेयर ऑफ इंडियाज़ मिल्क आउटपुट एज वेल। ठीक है, इनको अच्छे प्राइस देने में मदद करता है कोऑपरेटिव, जॉब क्रिएशन करता है, ओवर 13% डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए हैं इसने, और उसके बाद ये डेमोक्रेटाइज करता है रूरल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को। फिर उसी तरह से यहाँ पे कुछ चैलेंजेस लिखे हैं, अगेन ये सब आप खुद से पढ़ लेंगे, इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, अब हम आते हैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया पर। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स पहले बताए थे, मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ क्विकली कि क्या क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुए हैं पिछले कुछ टाइम में। अब देखिए, अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए और अब आप मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपका फॉल्ट है, आपको बनाने चाहिए थे। कि अगर आपने बनाए होते तो फिर आप बस अपने नोट्स रखिए और अगर कुछ नया आता है तो उसमें अपडेट करते चलिए। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में सबसे बड़ा नया मोड़ आया 2014 में, जब हमने एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट साइन किया और यहाँ पर एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन की इनके साथ। क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उनमें हमें ज़रूरत होती है यूरेनियम की, और यहाँ पे बहुत सारा यूरेनियम रिजर्व ऑस्ट्रेलिया के पास है। ओके, तो हमने यहाँ पर 2014 में ये साइन किया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसने अलाउ किया कि यूरेनियम का एक्सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया को। ओके, फिर दूसरा ब्रेक थ्रू आया 2020 में, जब हमने साइन की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप।
ओके, ये एक दूसरा ब्रेक थ्रू आया 2020 में, और यहाँ पर हम लोगों ने साइन किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट कॉल्ड एज म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। अब आप समझ सकते हो कि 2020 में ये एग्रीमेंट साइन करने का, यानी कि हम एक दूसरे के पोर्ट वगैरह यूज़ कर पाएंगे, हमारी शिप्स वगैरह। ओके, ऐसे ही एक एग्रीमेंट हमारे पास यूएसए के साथ भी है। देन 2021 में हमने जापान की तरह ही यहाँ भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज़्म शुरू किया ऑफ 2+2 डायलॉग। ये सब चाइना को ध्यान में रखते हुए हुआ। ओके, 2+2 में क्या होता है आपको पता है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, इस लेवल पर, मिनिस्ट्रियल लेवल पर हम लोग कुछ डिस्कशन होते हैं अबाउट डिफेंस डॉक्ट्रिन या फॉरेन पॉलिसी, ताकि वो अलाइन रहे एक दूसरे से। फिर 2022 में डेवलपमेंट्स और आगे बढ़े और हमने यहाँ पे साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, जिससे क्या हुआ, इंडिया के लगभग 100% गुड्स को ऑस्ट्रेलिया का मार्केट मिल गया ड्यूटी फ्री, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के भी करीब 85% जो सामान था उसको इंडिया का मार्केट मिल गया। तो आखिर ये जो 15% बच गया वो क्या, देखिए वो बच गया क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर अपना ओपन नहीं करना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट्स के लिए, हम लोग डेयरी सेक्टर ओपन नहीं करना चाहते थे। ओके, इसलिए हम लोगों ने इसको अभी पूरा फुल फ्लैजेड लेवल पर नहीं ले गए, लेकिन अभी हमारी बातचीत चल रही है कि हम इसको सीसा लेवल पर ले जाएं, कोई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर सकें। उसके बाद 2023 और 24 में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डेजिग्नेट किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, उसने इंडिया को डेजिग्नेट किया एज अ टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। ओके, टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। इसके अलावा इसी साल में दो चीज़ें और हुई थी कि हमने ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपने यहाँ कैंपस लगाना इजी कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटीज़, वन वॉज डाइकिन एंड अनदर वॉज वोलोंगोंग। ओके, इन दोनों इंस्टीट्यूशन ने अपना फॉरेन कैंपस खोला इंडिया में, इंडिया के गिफ्ट सिटी में। ओके, तो ये सब वो सॉफ्ट पावर के उसमें आ जाता है। फिर अब 2025-26 में हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, तो ये अभी अंडर नेगोशिएशन है। क्लियर, तो ये सारे डेवलपमेंट्स ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले कुछ टाइम में हुए हैं। 2014 से शुरुआत हुई और 2026 में हम इस लेवल तक आ चुके हैं। क्लियर, देन अब ये जो साइन हुआ आपका 2022 में, तो क्या इससे कुछ फ़ायदा हुआ है अभी तक? हाँ, हुआ है। मैं आपको याद भी करवा देता हूँ। देखिए, एक होता है मर्केंटाइज यानी कि गुड्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला और ट्रेड लगभग डबल हो गया अप टू $24 बिलियन, ठीक है, $12 बिलियन के आसपास होता था। सर्विस का जो एक्सपोर्ट है वो भी, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, ट्रेड बोल रहा हूँ ओवरऑल। सर्विस का भी जो ट्रेड है वो $10 बिलियन को पार कर गया, तो ये भी अच्छा इशू रहा। और तीसरा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से होती है, हमारे तरफ से भी होती है, जैसे अडानी ने कोल माइन ऑक्यूपाई की वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, फिर वहाँ से वो कोल एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, या ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का भी रिलेशन में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी ग्रोथ मिली। ज़्यादा इंडियंस ने जाके इन्वेस्ट किया ऑस्ट्रेलिया में, करीब $32 बिलियन, और जबकि ऑस्ट्रेलिया ने आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया करीब $18 बिलियन। तो ये आउटकम है उस डील के जो 2022 में साइन हुई थी। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के जो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। देखिए, आप लास्ट में कहीं भी विजन 365 पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, लेकिन वो पॉइंट्स ठीक है, लेकिन जब आप अपने खुद के जो याद किए होंगे, अपने पॉइंट्स साल भर पढ़े होंगे, जब उन पे बेस्ड आप आंसर लिखते हो ना, तो वो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी कर देता है। ओके, बाकी आपकी मर्ज़ी, हैंड रिटन नोट्स बनाना नहीं बनाना वो आपके ऊपर है। ऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया आर नाउ ड्यूटी फ्री एक्सेस अंडर दिस एक्टा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की भी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अगर हम वैल्यू टर्म्स में देखें तो उनके भी 90% प्रोडक्ट्स हमने भी ड्यूटी फ्री कर रखे हैं। और एम्बिशन क्या है दोनों का कि हम इस बायलैटरल ट्रेड को, जो कि अभी $24 बिलियन के आसपास है, या अगर ये लेटेस्ट इनकी माने तो 33 बिलियन है, बट 24 ही है। वो लिखने वाले जो हैं उन्होंने थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी हो, बट जो गोल है वो है $100 बिलियन बाय 2030। और इन्वेस्टमेंट भी हमारा करीब $50 बिलियन तक जा रहा है। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट अगर हम दोनों का मिला लें 32 + 18 50 हो ही जाता है। ओके, देन इसके अलावा हम लोग साथ में काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ऑस इंडेक्स, मालाबार, तालिस्मान साबरे। देन हम लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं साइबर, AI, ड्रोन,
इन व्यू ऑफ एक्सपैंडिंग शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़। अब ये ज़रूरी है शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ में हम लोग कोऑपरेट करें क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत भी बहुत है। उसके अलावा दोनों का एक सबसे कॉमन मैटर आएगा क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ जय इनिशिएटिव पे जब बात की थी अलॉन्ग विद जापान, तब मैंने इस बारे में बात की थी आपसे। ओके, ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम एक्सपोर्ट शॉर्टली फाइनलाइज कर लिया जाएगा, जबकि हम बात तो पहले से ही कर चुके हैं लेकिन अभी तक रियल लेवल पर चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई है। इंडियन कैंपसेस भी ग्रो हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के। ऑस्ट्रेलियाज ग्लोबल लीडरशिप इन इम्पार्टिंग वोकेशनल स्किल, तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ स्किल्स की काफ़ी कमी है। तो सोलार रूफटॉप माइनिंग इस सेक्टर में हम लोग स्किल ऑस्ट्रेलियंस के साथ सीख सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास मैन पावर की शॉर्टेज है, हमारे पास मैन पावर है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग इसमें स्किल्स ले सकते हैं। वैसे भी अडानी ग्रुप वहाँ पे जो इतनी माइंस ले रहा है तो उसे वर्कर्स की ज़रूरत तो हमेशा पड़नी है। ओके, तो हम लोगों ने उसके लिए भी कुछ फ्रेमवर्क तैयार किए थे। देन स्पोर्ट्स वगैरह तो ये तो बोल बच्चन में आ जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग ट्राइलेटरल लेवल पर कोऑपरेट करें क्योंकि यूएसए जो होता है ना बहुत ज़्यादा एडमेंट होता है, वो अपनी चलाता है, डिसीजन खुद लेगा और आप पे इम्पोज करेगा। बट यहाँ पे इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया क्यों? क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। ओके, इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया क्यों? बिकॉज यहाँ पर जितनी भी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके आसपास जो पॉलिनेशिया मेलेनेशिया जो आइलैंड है वो फ्रांस के अंडर में काफ़ी हद तक, तो तीनों के बीच भी कॉपरेट हो सकता है और ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप 2025। बट मैं आपको एनकरेज नहीं करूँगा कि आप ये सब याद रखो इतनी माइन्यूट चीज़ें क्योंकि ये रहेंगी नहीं याद। ओके, तो अननेसेसरी अपने नोट्स में लिखो भी मत इन सबको। देन ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ओके, ये किस पे फोकस है? पूरा जो चाइना मोनोपोली बना के बैठा है। इनकाउंटरिंग द सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड मार्केट डोमिनेंस एंड डिस्टॉर्शन इन क्रूशियल एरियाज सच एज क्रिटिकल मिनरल्स रेयर अर्थ सेमीकंडक्टर एटसेट्रा। फिर विजन वही है सबका, फ्री ओपन सेफ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। क्वाड हो, IORA है, या फिर हम लोग और एक्सटेंड कर रहे हैं जापान के रिस्पेक्ट में। मैंने बताया था कि हम पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के साथ जॉइंट डेवलपमेंट करें इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिस्पेक्ट में वही बातें आती है कि हम इनके साथ कॉपरेशन बढ़ाएं, लीवरेजिंग देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ टू द बेनिफिट ऑफ द रीजन। ओके, तो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया पे भी कुछ कुछ चीज़ें करवा रखी हैं, जापान पे भी करवा रखी है और इंडोनेशिया पे भी करवा रखी हैं। ओके, और फ्रांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने उसको अलग से ब्रेनस्टॉर्मिंग में लिया था। बट आप हर कंट्री का ऐसे अलग अलग से डिटेल में मत करने चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ईवी ट्रांजिशन कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर रेट्रोफिट। अब रेट्रोफिट क्या है? अब देखिए, ये आदमी जिसने भी आर्टिकल लिखा है वो ये कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, ये जो IC इंजन वाली आपकी गाड़ियाँ हैं उन्हीं को आप मॉडिफाई कर लीजिए इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि उनके इंजन विंजन सब निकाल के फेंक दीजिए और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है वैसे आप बैटरी सिस्टम ऑपरेटेड और इसमें जो जो चीज़ें इस गाड़ी में लगी हैं वही सब आप अपनी इंजन वाली गाड़ियों में लगा लीजिए। तो इनका ये आइडिया है। बट ऐसा नहीं है कि पहली बार बात की गई है, जो फेम स्कीम आई थी उसमें ये बातें की गई थी। बट क्या हमारे पास वो स्किल मैन पावर है जो IC इंजन्स की गाड़ियों को EV गाड़ियों में कन्वर्ट कर दे? तो मध्य प्रदेश ने इसके लिए कुछ तैयारी की है कि मध्य प्रदेश ने एक इकोसिस्टम तैयार किया जहाँ पे वो अपफ्रंट सब्सिडीज़ दे रहा है, स्टेट वाइड रेट्रोफिट एजेंसी रजिस्ट्रेशन अलग से करवा रहा है, ना कि RTO ऑफिस वगैरह के थ्रू, ताकि वो एक रेट्रोफिट सिस्टम अपने यहाँ डेवलप कर सके। बट प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। फेम स्कीम इंक्लूडेड रेट्रोफिटमेंट सपोर्ट बट इट ग्रेजुअली डिसअपीयर। ठीक है, क्योंकि ये उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखता नहीं है। अभी जो न्यू व्हीकल सेल हो रही हैं उसमें जस्ट 8.5% लोग हैं जो EV पे भरोसा कर पा रहे हैं। तो पुरानी गाड़ियों को EV में कन्वर्ट तो कौन ही करवाएगा? ठीक है, लेकिन बस एक पॉइंट लिख सकते हो आप इसको एज अ वे फॉरवर्ड जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हो कि हम लोग को व्हीकल रेट्रोफिट इकोसिस्टम क्रिएट करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, क्योंकि नई गाड़ी तो सब तो नहीं खरीद रहे हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं उनका क्या करें? तो हम उनको EV में कन्वर्ट करने के लिए रेट्रोफिट एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, कि इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। व्हीकल रेट्रोफिट का मतलब क्या है? रिप्लेसिंग ए व्हीकल इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स विद एन इलेक्ट्रिक बैटरी पैक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम टू कन्वर्ट इट इनटू EV। ये है मतलब व्हीकल रेट्रोफिट का। तो हम लोगों को कहें कि आप पुरानी गाड़ियाँ फेंक दो, ठीक है, उनको रिटायर कर दो और EV खरीद लो, उससे बेटर है कि हम पुरानी गाड़ियों को ही रेट्रोफिट करके EV में कन्वर्ट कर लें। रेट्रोफिट इज़ मोर दैन ए टेक्निकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। Retrofit extends the life of existing asset, reduce the unnecessary scrappage and support a more circular mobility ecosystem. It can generate decentralized employment, but what about the skills? क्या skills हैं इनके पास? Okay, across technician, service center, electrical इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, बैटरी मैनेजमेंट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन, रिफर्बिशिंग, सप्लाई चेन एंड रूरल मोबिलिटी। तो इतना सब करने से ज़्यादा आसान उसको ये लगेगा अगर मेरी पुरानी गाड़ी ख़राब हो गई मैं EV खरीद लूँगा अगर मुझे चाहिए तो।
ओके, बट हमें एग्जाम के लिए इतना ही लिखना है, इंडिया नीड ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रेट्रोफिट फ्रेमवर्क, बस इतना सा याद रखो, अपने नोट्स में लिख के रखो इसको। अभी जो PME ड्राइव स्कीम आई है, दैट एक्सटेंड सब्सिडी सपोर्ट टू जीरो एमिशन ट्रक्स में ऑल्सो कंसिडर फॉर रेट्रोफिटमेंट। ओके, बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं दिखता कि ये कोई सॉल्यूशन है इसका। ओके, बट आप बस इसको एक वे फॉरवर्ड देने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये सब गैस वगैरह मैंने आपसे बात कर ली थी ऑलरेडी ना, मैंने आपके साथ LNG पे पूरा डिस्कशन कर लिया था डिटेल में, तो इसमें वैसे भी कुछ काम की बात नहीं है, वो जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो हटा ली हैं। कास्ट एन्यूमरेशन नॉट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट ने फिर से अपहोल्ड किया है कि लीगल मैरिज एज तो सबकी सेम रहेगी, आप किसी भी रिलीजन के हो, क्योंकि इस्लामिक लॉ कहता है कि एक बार लड़की को अगर प्यूबर्टी हो गई तो वो मैरिज के काबिल हो गई है। बट हमारा जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो कहता है नहीं, 18 साल तो लड़की की एज मिनिमम होनी चाहिए। प्यूबर्टी तो 15 पे भी हो जाती है, तो क्या करें फिर उसमें मैरिज अलाउ कर दें? तो ये कहते हैं कि हमारा रिलीजन तो अलाउ करता है, तो हाई कोर्ट ने कहा है कोई मतलब नहीं हमें, हमारा जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स irrespective of religion, observing that Muslim personal law principle recognizing puberty as the age of marriage cannot override the provision of the central law. ओके, तो रिलीजियस लॉज कभी भी आपके लीगल लॉज को ओवरराइड नहीं कर सकते। परमिटिंग द मैरिज ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर वुड बी इनकंसिस्टेंट विद पॉक्सो एक्ट ऑल्सो। ओके, अब आज के पेपर में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं आपको NIA पर भी पढ़ा दूंगा ताकि ये टॉपिक भी अपना तैयार हो जाए। अपने कल वो तो तैयार कर ही लिया था, उसके अलावा किसी दिन मैं आपके साथ पॉक्सो एक्ट भी डिस्कस कर दूंगा दोबारा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। PM अनाउंसेस IIM बेंगलोर कैंपस इन इंडोनेशिया। अब ये सब उसी में आ जाता है कॉपरेशन में, जैसे हमारे यहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी आ रही हैं तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी एक्सपैंड कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो ये सब आपका एक फॉर्डर पॉइंट की तरह चला जाएगा। ओके, तो इंडोनेशिया के रिस्पेक्ट में 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं। एक है आपका ब्रह्मोस, दूसरा है आपका अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, और तीसरा है आपका ये IIM बेंगलोर का कैंपस। ओके, तो ये 3 चीज़ें इस बार की इनकी ट्रिप से निकल के आई हैं। ओके, देन कॉन्टैक्ट लॉस विद दृष्टि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट। अब यहाँ पर अगेन एक तो हमने वो स्काई रूट याद रखा था, ठीक है, अब विक्रम S रॉकेट एंड विक्रम 1 रॉकेट। ओके, और दूसरा यहाँ पर एक और प्राइवेट हमारा स्टार्टअप है, दैट इज कॉल्ड एज गैलेक्साई। ओके, इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद मिशन दृष्टि फर्स्ट ऑप्टोसाट सैटेलाइट। तो ये इसने जो सैटेलाइट भेजी वो भेजी है फाल्कन 9 स्पेस एक्स रॉकेट पे, बट ये याद रखिए कि ये हमारा पहला प्राइवेटली स्टार्टअप है जिसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाने की कोशिश की है। ओके, क्योंकि हमने उस दिन जब स्पेस सेक्टर की रिफॉर्म पढ़ी तो हमने यही कहा था ना कि सैटेलाइट बनाना ये सब काम वगैरह ये प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, इसरो को कोर एरियाज़ पे, निश एरियाज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसी के लिए हमने NISL बनाया, ठीक है, इन स्पेस बनाया, तो ये सब चीज़ें हमने कल जान ली थी। तो आपने जैसे स्काई रूट का नाम याद रखा है, बस 2 स्टार्टअप याद रख लो, एक स्काई रूट वो हैदराबाद बेस्ड है, और एक है गैलेक्साई, ये है आपका बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप, और इसने पहली प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है फाल्कन 9 स्पेस एक्स की मदद से, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मिशन का नाम रखा था दृष्टि, बट ये इसका कॉन्टैक्ट टूट गया उस सैटेलाइट से। ओके, टेकिंग एफर्ट्स टू कर्ब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कंटेंट मेटा, ठीक है, तो ये बातें मैंने आपसे कर ली थी, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर लिए थे, जो लॉस इस पे लागू होते हैं वो भी डिस्कस कर लिया था। ड्रग्स को लेकर ब्रिक्स नेशन की मीटिंग चल रही है, तो उन्होंने वही कहा है कि इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ड्रग्स एंड 3 ईयर रोड मैप बेस्ड ऑन नेटवर्क सेंट्रिक अप्रोच। ओके, अटैक ऑन कतर LNG वेसल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। अब आप खुद देख लीजिए फिर से कि ये पीस कितना फ्रेजाइल है कि कतर के टैंकर पे अभी भी अटैक हो रहा है वहीं ओमान कोस्ट पर। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल अभी भी काफ़ी वल्नरेबल है। ये डील क्लियर होगी नहीं होगी, कब तक चलेगी, ये सब देखा जाएगा बाद में। टैंकर सेट अब्लेज आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय प्रोजेक्टाइल इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ओके, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आज यहाँ पे इस पेज पर कुछ काम का नहीं है, बट अब मैं आपके साथ जल्दी से NIA के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ MCQ के पर्पज़ से, जो बातें आपको पता होना चाहिए। मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद हमें थोड़ी सी हमारी आत्मा जागी कि हमें एक अलग बॉडी की ज़रूरत है, तो हमने इसको इस्टेब्लिश किया December 31, 2008, और इसके लिए हमने अलग से एक एक्ट लेकर आए, यानी कि ध्यान रखिएगा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है।
ओके जबकि जो हमारा सीबीआई है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो अपनी पावर ड्राइव करता है फ्रॉम दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ओके 1946। ये इससे अपनी पावर ड्राइव करता है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, जबकि एनआईए अपने आप में स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। फुली ऑपरेशनल किया गया 2009 से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, जबकि सीबीआई आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाला डिपार्टमेंट, ओके उसके अंडर में आता है। देन इसकी ज्यूरिसडिक्शन पैन इंडिया लेवल पर है, कोई स्टेट पुलिस की तरह नहीं थी। और एक और बात याद रखिएगा कि आप सीबीआई को कंसेंट लेना पड़ता है स्टेट का कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके डोमेन में, बट इसे कोई कंसेंट नहीं लेना पड़ता, ठीक है। इसकी ज्यूरिसडिक्शन पूरे पैन इंडिया लेवल पर है। अनलाइक स्टेट पुलिस फोर्सेस, एनआईए हैज़ कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन दैट एक्सटेंड्स अक्रॉस द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुमोटो पावर, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द एनआईए टू टेक ओवर एनी केस लिस्टेड इन इट्स शेड्यूल, इस एक्ट का जो शेड्यूल है उसमें, एनी वेयर इन इंडिया विदाउट रिक्वायरिंग द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ओके सीबीआई को लेना पड़ता है, ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। फिर इसके लिए हम लोग स्पेशल कोड बनाते हैं। और एक और बात कि ट्रायल्स दीज कोर्ट्स टेक प्रेसिडेंस ओवर एनी अदर केस द अक्यूज्ड फेस। अब कोई अक्यूज ये नहीं कह सकता कि यार मुझे तो हाई कोर्ट जाना है, वहाँ भी मेरा एक केस चल रहा है तो मैं इसमें नहीं आ पाऊंगा, नहीं, प्रेसिडेंस इसको दिया जाएगा, पहले आप यहाँ आइए एनआईए के स्पेशल कोर्ट में, इसमें जो ऑफेंस है उसकी सुनवाई करेंगे। अब देखिए जब ये शेड्यूल बनाया गया था ना, तब इसमें कहा गया था कि इन एक्ट के अंडर में आने वाले ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा एनआईए, लेकिन बाद में हमने आगे चल के अमेंडमेंट करके इस शेड्यूल में और भी ऑफेंसेस ऐड किए। तो पहले इनिशियली यूएपीए 1967 के अंडर में जो ऑफेंसेस हैं वो इसके शेड्यूल में जोड़ दिए गए, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। फिर हमने 2019 में कुछ अमेंडमेंट करे और हमने इसको बढ़ाया और यहाँ पे शेड्यूल ऑफेंसेस बढ़ाए। हमने साइबर टेररिज्म उसमें ऐड कर दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिएट करेंसी या बैंक नोट्स नकली वाले, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, या फिर ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908। ओके तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्राइम्स को भी ऐड किया और शेड्यूल ऑफेंसेस जो कि सिर्फ ये 4 एक्ट के अंडर में आ रहे थे उनको और ज़्यादा ब्रॉड किया और ये सारे ऑफेंसेस हमने अब इंक्लूड करें, एनआईए इनमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी है? यस, अब दे दी गई है, एनआईए कैन नाउ इन्वेस्टिगेट शेड्यूल ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दे टारगेट इंडियन सिटीजन्स और अफेक्ट इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। ओके देन डेजिग्नेटिंग ए ट्रायल कोर्ट, तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों को पावर दी गई टू डेजिग्नेट एनी एग्जिस्टिंग सेशन कोर्ट। ठीक है, सेशन कोर्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब सिविल मैटर में काम करे तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जब वो क्रिमिनल केस सुन रहा हो तो वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट कहलाता है। तो अब अगर स्टेट या सेंटर चाहे कि यार स्पेशल कोर्ट नहीं है एनआईए के, तो हम इस सेशन कोर्ट को स्पेशल एनआईए कोर्ट डिक्लेयर कर देंगे। ओके तो सेंटर और स्टेट दोनों को ये पावर दी गई टू डेजिग्नेट एग्जिस्टिंग सेशन कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट फॉर एनआईए ट्रायल्स। और ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप खुद से रीड कर सकते हैं, और मैंने आज आपको यहाँ पर एमसीक्यू नहीं दिए क्योंकि शायद कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो वो एमसीक्यू आज के जितने हमने टॉपिक डिस्कस करे उन पे बेस्ड एमसीक्यू आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जाके अटैम्प्ट ज़रूर कर लेना। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।